Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 1 of Block 4 MPCE 033, that is MAPC second year students who have opted for Organizational Psychology. This video is for you guys. Now we are going to complete this unit into two parts as usual, and you will get their link in the description section, so kindly check the description section. So today's first unit topic is definition, factors to be considered, nature and classification of OD, that means organizational development interventions. So इस चैप्टर में हम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की डेफिनेशन समझेंगे, उसका रोल क्या है, उसमें कंसल्टेंट का क्या काम होता है, और बाकी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंटरवेंशंस की डेफिनेशन एंड बाकी के जो इश्यूज ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ते हैं, किस तरह के इंटरवेंशंस हमें अप्लाई करने पड़ते हैं, उनका क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हम पूरे होल चैप्टर में समझेंगे. आज के फर्स्ट पार्ट में हम ओडी से रिलेटेड एंड ओडी इंटरवेंशन से रिलेटेड बात करने वाले हैं. सो फर्स्ट चीज़ आती है मीनिंग क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का. सो जैसे आप देख रहे हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन होता जा रहा है, यानी सारे कंपनीज ऑल ओवर वर्ल्ड में शिफ्ट होते जा रहे हैं उनकी ब्रांचेस. सो एक जगह पे ना रह के अपने प्रोडक्ट्स को जगह जगह पे पहुंचा रहे हैं, उनके सेंटर्स भी जगह जगह पे होते हैं. सिमिलरली बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड से एम्प्लॉयज़ आके इधर उधर दूसरी कंट्रीज़ में सेटल होते हैं. सो इसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं. कंपटीशन बढ़ता जा रहा है क्योंकि हर एक लेवल की नॉलेज के लोग ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे होते हैं. टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होता जा रहा है, यानी कि अब जो पहले टेक्नोलॉजी होती थी उससे बहुत स्मार्ट है और हर दूसरे साल हमको न्यू टेक्नोलॉजी मिल जाती है. सो ये इतना फास्ट है ग्रोथ कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये चैलेंजिंग हो जाता है बार बार चीज़ों को शिफ्ट करना. सो अब ऑर्गेनाइजेशन जो कर पाते हैं, compete कर पाते हैं ऐसी सिचुएशन में और इस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके आगे बढ़ पाते हैं, वो उनके लिए ये रिवार्डिंग होता है, उनको बहुत बेनिफिट भी होता है. अब हम पहली बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट टर्म किसने कॉइन किया था. वैसे इसके बारे में कोई स्ट्रॉन्ग हमारे पास एविडेंस नहीं है कि कहाँ से शुरू हुआ था, बट इन्होंने 3 नेम मेंशन किए हैं: रॉबर्ट ब्लेक, हर्बर्ट शेपर्ड एंड जेन मॉर्टन. इनमें से किसी ने किया होगा या तीनों ने मिलके किया होगा, ऐसा कुछ इन्होंने डिटेल हमारे को बताया नहीं है यहाँ पे. ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की फिर बहुत सारी डेफिनेशंस यहाँ पे दी गई हैं जिसको हम वन बाय वन समझेंगे. जैसे ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, यानी हम एक 1 स्टेप एट अ टाइम करके चलते हैं, इसको एकदम से नहीं लागू करते. और प्रैक्टिकल अप्रोच है, यानी हम सोच समझ के ही डिसाइड करते हैं कि अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, और फिर ऑर्गेनाइजेशन में धीरे धीरे चेंज लाया जाता है. तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब एक बार ही चेंज कर दिया, हमें लगा कि भाई अभी भी कमी है, फिर से हम दोबारा सेम प्रोसेस रन करेंगे. सो ऐसे चलता रहता है. सो ये कभी रुकने वाला नहीं है और ना ही पीरियडिक होता है, ये ऑनगोइंग एंड साइक्लिक है. अगेन कॉम्प्लेक्स एजुकेशनल स्ट्रेटेजी हम यूज़ करते हैं इसमें, और मेन एम यही है कि ह्यूमन बींग्स जो वहाँ ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं वो अच्छे से उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सके, बेटर फिट वाली कंडीशन में हो, और जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कैसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए उसको वो विजुअलाइज कर सके. सो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूवमेंट के लिए. नाउ डेफिनेशन ऑफ ओडी. ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट जो है वो एक प्रोसेस है. इसकी डेफिनेशंस कई लोगों ने दी है, तो वन बाय वन मैं इसको समझा देती हूँ, बाकी आपको रीड और लर्न ऐसे ही करना होगा जैसे बुक में लिखा है. तो ये वो प्रोसेस है जिसमें एक आइडेंटिफाइबल फ्लो होता है. आइडेंटिफाइबल फ्लो मतलब हमें पता हो रहा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस डायरेक्शन में जा रहा है, और जितने भी इवेंट्स इसमें हम मूव करते हैं उससे वो सारे आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, और सारे के सारे इवेंट्स का फोकस क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूवमेंट. गोल सबका यही होता है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल इम्प्रूवमेंट, इन दोनों पे फोकस्ड होता है. सो ये एक एफर्ट है जो प्लान्ड एफर्ट माना गया है, और सारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हम चलाते हैं, और इसमें टॉप मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व होता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस भी बढ़ जाती है, और पूरा इंटरवेंशन जो है वो प्लान्ड होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ पे भी ध्यान दिया जाता है. इसमें बिहेवियरल साइंस नॉलेज को यूज़ किया जाता है पूरे प्रोसेस में, सो दैट सारा प्रोसेस स्मूथली हो सके. अगेन जब भी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट होता है तो उसमें हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम
रेस्पॉन्ड कर रहे होते हैं उस चेंज को जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आया है या फिर इंटरनल एनवायरनमेंट में आया है। तो कॉम्प्लेक्स एजुकेशनल स्ट्रेटजी हम यूज़ करते हैं इसमें सो दैट लोगों के जो एटीट्यूड, बिलीफ और वैल्यूज़ है और जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसको हम चेंज कर सके, सो दैट न्यू टेक्नोलॉजीज जो मार्केट में आ रही हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसमें वो सही से अडेप्ट कर सके। इस वजह से हम इसको ट्रेनिंग देते रहते हैं और हम आगे अपडेट करते रहते हैं चीज़ों को। तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि ये प्लान्ड होता है और एक सस्टेन्ड एफर्ट है, यानी कि कंटिन्यूस एफर्ट है। सो बिहेवियरल साइंस जो है उसको हम यूज़ करके सिस्टम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, सेल्फ एनालिटिक मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, इसमें रिफ्लेक्सिव मेथड को यूज़ कर सकते हैं। इन सारे मेथड्स को यूज़ करके हम बेटर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं। ना अगर हम एम की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का एम क्या होता है, तो ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को एनहांस करने का एक प्रोसेस है। प्रोसेसेस को एनहांस करता है ये। स्ट्रेटजीज जो पीपल और कल्चर हैं उन सबको बेटर बनाता है। न्यू और क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशन सॉल्यूशंस को लाने की कोशिश किया जाता है इसमें। ये भी हमारा एम होता है इसमें। और जो सेल्फ रिन्यूइंग कैपेसिटी जो है ऑर्गेनाइजेशन की, वो भी हम डेवलप करते हैं, यानी अपने आप ही ऑर्गेनाइजेशन को इतना सेल्फ सफिशिएंट बनाने की कोशिश होती है। ये एम यही होता है कि सेल्फ सफिशिएंट बन जाए, मतलब जब जहाँ ज़रूरत हो अपने आप ही अपडेट कर ले सिस्टम अपने आप को। तो ये सिस्टमैटिक एप्लीकेशन है बिहेवियरल साइंस नॉलेज की, जो प्लान्ड डेवलपमेंट करती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज पे वर्क करती है, उसके स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस पे वर्क करती है और उसको ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस पे वर्क करती है। अगेन इसमें और भी डेफिनेशंस में इन्होंने बताया है कि ये ना लॉन्ग टर्म एफर्ट है, अगेन पता ही है हमारे को। और ये टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और टॉप मैनेजमेंट ही डिसाइड करती है कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की ज़रूरत है। और ये ऑर्गेनाइजेशन के विजन को इम्प्रूव करती है, एम्पावर करती है, लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेसेस को बेटर कर देती है। एंड पूरा कोलैबोरेटिव मैनेजमेंट अगर वर्क करता है तो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर भी इम्प्रूव किया जा सकता है, टीम वर्क इम्प्रूव किया जा सकता है। हम कंसल्टेंट को भी उसको भी रीच आउट कर सकते हैं और कंसल्टेंट हमारी हेल्प कर सकता है कि कैसे हम टेक्नोलॉजी को अप्लाई करें, बिहेवियरल साइंस को यूज़ करें और कैसे एक्शन रिसर्च को इंक्लूड कर सकते हैं इसमें, वो सब कंसल्टेंट हमें बता देता है। नाउ लास्ट फ्यू डेफिनेशंस और इन्होंने बताई है कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जो है ये प्रोफेशनल फील्ड है सोशल एक्शन की और साइंटिफिक इंक्वायरी का एरिया को भी इंक्लूड करती है। तो इसमें दोनों चीज़ें आती है, साइंटिफिक इंक्वायरी भी आती है, सोशल एक्शन भी आता है, जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कवर करती है। और इसमें बहुत सारे वेरिएशंस भी हमें देखने के लिए मिलते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। सो हम मैक्रो एंड माइक्रो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के बारे में बात करते हैं। मैक्रो चेंजेस जो होते हैं वो इफेक्टिवनेस ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूव करते हैं और जो माइक्रो चेंजेस होते हैं वो इंडिविजुअल स्मॉल ग्रुप टीम्स पे वर्क करते हैं। सो आपको ध्यान रखना होगा कि मैक्रो चेंज और माइक्रो चेंज का क्या मतलब होता है। तो माइक्रो चेंज मतलब छोटी छोटी यूनिट्स पे वर्क करना, मैक्रो मतलब बड़े ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क करना। अब दो टर्म आते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। इन दोनों में डिफरेंस होता है, अगर आप दोनों को एक ही समझ रहे हो तो बिल्कुल एक नहीं है ये। दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस जो मिलता है वो ये होता है कि इन दोनों में हम जब कंसल्टेंट को रीच आउट करते हैं तो कंसल्टेंट का रोल अलग अलग होता है दोनों में, और जो क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप होती है वो भी डिफरेंट होती है दोनों केसेस। नाउ कमिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओडी, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। नंबर 1, लॉन्ग रेंज एफर्ट है, यानी कि लॉन्ग टर्म अप्रोच है, लंबा टाइम लेती है, जल्दी खत्म नहीं होती है। और ये ऑर्गेनाइजेशन को हायर लेवल पे पहुंचाने के लिए, मतलब फंक्शनिंग लेवल पे, ये इसकी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करता है और ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स में सेटिस्फैक्शन भी डेवलप करता है। तो ये लॉन्ग रेंज एफर्ट है, लंबे टाइम तक चलने वाला, क्योंकि लोग अगर सेटिस्फाइड है मतलब लंबे समय तक टिके रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते रहेंगे और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है मतलब वो अगेन आगे तक चलेगा ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो ये लंबा प्रोसेस है। सेकंड इज ब्रॉड बेस्ड, यानी ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वर्क करता है, छोटे एरिया पे नहीं करता। और बहुत सारे वैरायटी ऑफ चेंज प्रोग्राम्स इसमें रन होते हैं। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक ओडी की होती है वो है डायनेमिक प्रोसेस है ये, यानी कि ये इसमें एफर्ट्स आते हैं जहाँ पे हम गाइड भी करते हैं और डायरेक्ट भी करते हैं कैसे एडॉप्ट करना है न्यू चेंजेस में, क्या करना है जिससे हम कोप कर सके न्यू सिचुएशन में।
फोर्थ इज सिस्टम व्यू। हम इसमें सिस्टम थिंकिंग यूटिलाइज की जाती है, यानी कि ओपन एडेप्टिव सिस्टम कंसेप्ट है ये। ये ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को पहले रिकॉग्नाइज करता है, मैनेजमेंट की कैसी परफॉर्मेंस है उसको चेक करता है, और ये भी इसमें है कि मैनेजमेंट और जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है आपस में इंटरडिपेंडेंट है। और मैनेजमेंट जो भी एक्शन लेगा वो ऑर्गेनाइजेशन के पूरे स्ट्रक्चर पे इम्प्लीमेंट होगा, और जो स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे मैनेजमेंट वर्क करता है, तो इसीलिए ये इंटरडिपेंडेंट है। ऑर्गेनाइजेशन जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है वो सेपरेटली वर्क नहीं करते, वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, इसका मतलब ये है। नाउ रिसर्च बेस्ड है ये, यानी पूरा डाटा कलेक्ट किया जाता है, इवेलुएट किया जाता है, और फिर डिसीजन लिया जाता है कि कैसे आगे चलना है, कैसे क्या स्टेप आगे होंगे। और एम्प्लॉयज़ भी इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं कि कैसे आगे काम करना है ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है गोल सेटिंग एंड प्लानिंग। गोल सेटिंग और प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो चेंज एजेंट है वो डिफाइन करते हैं कि गोल क्या रहेगा, ग्रुप का गोल क्या रहेगा, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या रहेगा। सो छोटे छोटे गोल्स एंड देन बड़े गोल तक पहुंचा जाता है। सो सारे के सारे एक साथ मिलके इस गोल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। एंड लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक बताइए वो है नॉर्मेटिव री एजुकेटिव स्ट्रेटजी। नॉर्मेटिव री एजुकेटिव स्ट्रेटजी का मतलब होता है पहले तो नॉर्म्स पे के बेसिस पे बिहेवियर चेंज किया जाता है, जो इंडिविजुअल के नॉर्म्स है। री एजुकेटिव प्रोसेस इसीलिए क्योंकि पुराने वेज को हटा के नए वेज को हम डाल रहे हैं। इसके बारे में हमने पहले भी डिटेल में पढ़ा हुआ है, वो आप इसमें डाल सकते हो। नाउ प्रोसेस ऑफ ओडी। पूरा प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का होता कैसे है? पहले तो हम चेंज को प्लान करते हैं, और ये टॉप मैनेजमेंट का काम होता है कि वो इनिशिएट करे इस चीज़ को। जो कंसल्टेशंस होती हैं वो की जाती हैं किसी ट्रेंड एक्सपर्ट के साथ, जो बिहेवियरल एक्सपर्ट होगा या एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट होगा जिसको ये चीज़ पे उसने पहले वर्क किया हुआ है, और वही टॉप मैनेजमेंट को एडवाइस करेगा और टॉप मैनेजमेंट अप्रूव करेंगे कि क्या काम करना है। तो इनिशिएशन टॉप मैनेजमेंट की तरफ से आता है। सेकेंड इज एटीट्यूड और हैबिट्स जो इंडिविजुअल्स की है वो चेंज की जाती है, और स्पेसिफिकली इंटरपर्सनल बिहेवियर में, यानी कि वो आपस में कैसा बिहेव करते हैं, एम्प्लॉयज़ का बीच में बिहेवियर कैसा है आपस में, और एम्प्लॉई और मैनेजमेंट के बीच में कैसा बिहेवियर है उसके ऊपर वर्क किया जाता है। थर्ड, एक टीम कल्चर बनाया जाता है जहाँ पर टीम एक्सेप्टेंस को फॉलो करती है, एक दूसरे के साथ मिलके काम करती है। एंड फोर्थ, अप्रोप्रिएट न्यू स्ट्रक्चर को पे वर्कआउट किया जाता है, ऐसा कौन सा बेटर स्ट्रक्चर है जिसके साथ सारे एम्प्लॉयज़ जा सकते हैं। एंड लास्ट, सॉल्व शॉर्ट टर्म डे टू डे एंड लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स। एक्सटर्नल और इंटरनल चेंजेस की वजह से जो भी प्रॉब्लम आती है डे टू डे लाइफ में भी आएगी और लॉन्ग टर्म भी आएगी, उसके ऊपर भी ये सब मिलके काम करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। नाउ रोल ऑफ कंसल्टेंट इन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। कंसल्टेंट का क्या रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में? तो सबसे पहली चीज़ जो कंसल्टेंट को करनी होती है वो होता है कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि ये दोनों मिलके, कौन, कंसल्टेंट एंड एम्प्लॉयज़, ये मिलके ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है ऑर्गेनाइजेशन में और क्या क्या पॉसिबल सोल्यूशंस है इसके। सो एक स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी है ये, जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है ये भी सिखाएगी, और वो खुद से कैसे सॉल्व करें। मतलब कंसल्टेंट का काम ये नहीं है कि वो उनके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करके दे, कंसल्टेंट का काम है उनको, एम्प्लॉयज़ को इतना कैपेबल बनाना कि वो खुद आइडेंटिफाई कर सके प्रॉब्लम को और उसके सोल्यूशन को भी। सो वो उन सिचुएशंस में कैसे वर्क करना है, उन सिचुएशंस को वो क्रिएट करता है कि क्या सोल्यूशन खुद से डेवलप किया जा सकता है। नाउ जो लोग ये जो कंसल्टेंट होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन को डेवलपमेंट करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट करने के लिए ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, डिवोटेड होते हैं, एक प्लानिंग के साथ। मतलब एक पूरा प्लान सेट करके आते हैं एंड उसके बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं वो तो आ ही रहे हैं, एम्प्लॉयज़ जो टीम बनाते हैं वो भी आ रहा है, और पूरा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वॉल्व है इन सारी चीज़ों में जो भी कंसल्टेंट कर रहा है। सो बहुत सारे अप्रोचेस हैं जो लिए जाते हैं, और ये जो अप्रोचेस है वो लॉन्ग टर्म रेंजिंग होते हैं। एक एक्सपर्ट टू प्रोसेस कंसल्टेंट, ये कोई भी इसमें इन्वॉल्व होता है ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए। अगेन कंसल्टेंट बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ जब पार्टनरशिप में आते हैं तो वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना भी सीखते हैं और सोल्यूशन भी निकालना भी सीख जाते हैं।
क्लाइंट सिस्टम अगेन जब एक बारी ट्रेंड हो जाता है तो वो खुद कैपेबल हो जाता है इतना कि वो डायग्नोस कर ले और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके. सो कंसल्टेंट का मेन एम होता है इंडिपेंडेंस क्रिएट करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि वो अब इंडिपेंडेंट है, खुद से वर्क कर सकता है. कंसल्टेंट का रोल होता है कि कंपनी को असिस्ट करना. जैसे मैंने बताया, वो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो पैसिवली उनको सिखाएगा कि कैसे काम करना है, कैसे सॉल्व करना है इफेक्टिवली किसी भी चीज़ को, रेजिस्टेंसेस को कैसे डील करना है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे हैंडल करना है इफेक्टिवली, कैसे कोप करना है. सो आइडेंटिफाई करना, क्वांटिफाई करना, एक्यूरेटली प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना कंपनी के अंदर, ये कंसल्टेंट का रोल होता है कि वो सारी चीज़ें बता देगा डाटा कलेक्ट करने के बाद कि यहाँ यहाँ प्रॉब्लम आ रही है. एंड देन जब भी इश्यूज आते हैं ना कंपनी में तो इतने सिंपल नहीं होते. अगर सिंपल होते तो कंपनी खुद ही आइडेंटिफाई कर लेती, सॉल्व कर लेती. सो ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, मल्टीफेसेटेड होते हैं और इंटरट्विन्ड होते हैं, मतलब आपस में भिड़े हुए होते हैं. सो उनको कैसे रिजॉल्व करना है वो कंसल्टेंट ही बता सकता है. सो इसको करने के लिए जो कंसल्टेंट है वो ऑब्जर्वेशन एंड एम्प्लॉय क्वेश्चनियर का यूज़ करता है, जो उसको बहुत हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में. जब चेंजेस रिकमेंड कर देता है कंसल्टेंट, अब वो एम्प्लॉयर्स को एडवाइस भी करता है कि कैसे उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना है और कितना कम टाइम पे ये किया जा सकता है और कितना कम डिस्टर्ब किए डे टू डे ऑपरेशंस को वो काम किया जा सकता है, ये कंसल्टेंट उनको बताता है. फिर जो भी चैलेंजेस ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट कंसल्टेंट फेस करता है वो एम्प्लॉयज़ को कैसे, एम्प्लॉयज़ उस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करे, उन चेंजेस को वो भी कंसल्टेंट उनको ट्रेन करता है. यानी पहले तो कंसल्टेंट ने ऑर्गेनाइजेशन को ये बताया कि ये चेंजेस करने हैं. अब वो एम्प्लॉयज़ क्योंकि रेजिस्टेंट होते हैं चेंजेस को लेकर, तो एम्प्लॉयज़ को भी ट्रेन करता है कि क्या करना है, एम्प्लॉयज़ को कैसे ट्रेन करना है, कैसे हैंडल करना है उन सिचुएशन को जब चेंज आ रहा है कंपनी में. सो ये भी वही रिकमेंड करता है. सो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो उस चेंज का पार्ट होते हैं जब वो चेंज आ रहा होता है. सो उनको पता चलता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है और वो अपने फीडबैक भी देते हैं कि भाई यहाँ पे हमें ऐसा लगता है और इसको इस तरह से होना चाहिए. तो जब वो अपना फीडबैक देते हैं तो वो उस चेंज का पार्ट समझते हैं खुद को, तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयज़ की साइड से कम हो जाती है. नाउ कमिंग टू ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज ऑफ ओडी. क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की. सो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये ह्यूमनिस्टिक साइड की तरफ ज़्यादा फोकस करता है, यानी कि ह्यूमन डायमेंशंस की तरफ ज़्यादा फोकस करता है. और ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ जो मेन जिन पे वो फोकस करता है वो यहाँ पे इन्होंने लिस्ट डाउन किया है. 4 वैल्यूज़ के बारे में बात की है. नंबर 1, ये लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो जब फंक्शन करें वो ह्यूमन बींग्स समझ के उन पे काम करे ऑर्गेनाइजेशन, उनको मशीन समझ के ना करे कि भाई इसको हमने इनपुट दे दिया और ये काम करके देगा. सो ऑर्गेनाइजेशन को फर्स्ट जो वैल्यू रखनी होगी वो ये कि एम्प्लॉयज़ को ह्यूमन समझा जाए, ह्यूमन बींग समझा जाए, नॉट अ मशीन. उनको मशीन की तरह ट्रीट ना किया जाए. सेकेंड इज जो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन है ना वो फुल पोटेंशियल उनके अंदर डेवलप की जा सके, अपॉर्चुनिटीज ऐसी दी जाए कि जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने फुलेस्ट पोटेंशियल को अचीव कर सके ह्यूमनिस्टिक ग्राउंड्स पे. ह्यूमनिस्टिक ग्राउंड्स पे मतलब उनको टॉर्चर ना किया जाए अपना फुल पोटेंशियल अचीव करने के लिए. एक प्यार से आराम से करना है वो वाला काम. एंड देन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने के लिए उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाए. एंड देन ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट इस तरह का क्रिएट किया जाए कि वो एक्साइटिंग हो और चैलेंजिंग वर्क दिया जाए एम्प्लॉयज़ को, जिसमें उनको मज़ा आए वहाँ पे रहने में और काम करने में. नाउ कुछ ऑब्जेक्टिव जिस पे ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फोकस करता है वो यहाँ पे 8 ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं. नंबर 1, म्यूचुअल ट्रस्ट इम्प्रूव करना और इमोशनल सपोर्ट एम्प्लॉयज़ के बीच में डेवलप करना. तो जब एम्प्लॉयज़ के बीच में इमोशनल सपोर्ट और म्यूचुअल ट्रस्ट इम्प्रूव हो जाता है तो एम्प्लॉयज़ ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं. तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का ये एक ऑब्जेक्टिव है. दूसरा, जो इंसिडेंट्स होते हैं, इंटर ग्रुप और इंटर ग्रुप इंसिडेंट्स होते हैं, यानी जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं 2 ग्रुप्स के बीच में या फिर एक ग्रुप के अंदर ही, उनको हेल्दी मैनर में सॉल्व करना, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव होता है. थर्ड ऑब्जेक्टिव होता है कि नॉलेज और स्किल्स जो है वो बढ़ाना, ऐसा कल्चर क्रिएट करना जिससे नॉलेज और स्किल बढ़े सबकी.
नेक्स्ट है कि हर तरह से कम्युनिकेशन को एनकरेज करना, चाहे टॉप डाउन है, चाहे बॉटम अप है, चाहे साइडवेज है, चाहे डायगोनली है। सो हर एक लेवल पे आपस में कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट इज एंथुसियाज्म और सेटिस्फेक्शन एम्प्लॉयज़ में इम्प्रूव करना है, इंक्रीज करना। सो एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाई फील करे, एंथुसियास्टिक फील करे जब वो कंपनी में आए, ये हमें करना है। एंड देन प्रॉब्लम सॉल्विंग कल्चर को भी प्रमोट करना, इस तरह से कि एम्प्लॉयज़ अपने आप से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। उसके बाद इन्होंने बताया कि ग्रुप पार्टिसिपेशन और एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन जो है उसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये जब होता है तो किस चीज़ में पार्टिसिपेशन इम्प्रूव करना है हमें, कोई भी चीज़ को प्लान करने में और इम्प्लीमेंट करने में। तो इंडिविजुअली भी वो कैपेबल होना चाहिए और ग्रुप भी कैपेबल होना चाहिए किसी चीज़ को प्लान करके इम्प्लीमेंट करने में। देन लास्ट जो इनका ऑब्जेक्टिव होता है वो ये है कि जो भी सॉल्यूशंस है प्रॉब्लम के, उनको वो सिनर्जिस्टिकली ग्रेटर एफिशिएंसी से सॉल्व कर सके, सब लोग मिल के आपस में सॉल्यूशन को निकाल सके किसी भी प्रॉब्लम का, ये ऑब्जेक्टिव है। नाउ कमिंग टू अनदर टॉपिक, डेफिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशंस। जो हम प्लान करते हैं कि अब हमें क्या इम्प्लीमेंट करना है, उसको हम इंटरवेंशंस कहते हैं। सो ओडी इंटरवेंशंस जो होते हैं ये ऐसे स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ होती है जो हम सिलेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स के लिए, सो दैट उसमें जो भी टास्क है, जो भी गोल है हमारा ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के लिए, उसको हम अचीव कर सके इन अ सीक्वेंसिव वे। सीक्वेंस में हम टास्क करेंगे एंड देन उसको अचीव करेंगे गोल को। सो इसमें ऑर्गेनाइजेशन की इंप्रूवमेंट भी होगी और इंडिविजुअल डेवलपमेंट भी देखने के लिए मिलेगा। सो ये जो प्लान होता है ऑर्गेनाइजेशन ओडी इंटरवेंशन का, इसमें और जो प्रॉब्लम्स या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको एड्रेस किया जाता है। फिर उसके क्या डिज़ायर्ड आउटकम्स है, प्रोग्राम करने के बाद क्या हमें आउटकम मिलेंगे उसके बारे में हम प्लान करते हैं। क्या किस सीक्वेंस से उसको करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इंटरवेंशन को, और क्या टाइमिंग्स होंगे, वो सारी चीज़ें हम प्लान्ड वे में सेट करते हैं जब ओडी इंटरवेंशन करते हैं। ये जो ओडी इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज होती है वो डायग्नोसिस पे बेस्ड होती है, हमने कितने अच्छे से डायग्नोस किया है। जो क्लाइंट है वही हमें बताता है कि हमारा ये गोल है, और गोल के बेसिस पे हम डायग्नोसिस करते हैं कि भाई ये गोल है, तो हमें अब चेक करना है कि वाकई हम प्रॉब्लम इससे रिलेटेड कुछ एग्जिस्ट करती है। तो इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज जो होती है वो डायग्नोसिस पे बेस्ड होती है, और जो ऑर्गेनाइजेशन या क्लाइंट सिस्टम के गोल होते हैं उस पर डिपेंड करती है। अगेन ये वेरी भी करती है रेंज में और डेप्थ में भी वेरी करती है। डिफरेंट डिफरेंट इंटरवेंशंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए। जब भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पर्पस आता है उसके लिए डिफरेंट इंटरवेंशंस होते हैं। सो फ्रेंच एंड बेल ने 12 इंटरवेंशंस बताए थे, 12 फैमिलीज बताई थी इंटरवेंशन की। और ये जो इंटरवेंशंस है ये आपस में ओवरलैप्ड होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। सो ये कौन कौन से है वो यहाँ पे इन्होंने पैराग्राफ में पूरा लिख के रखा है। और प्रैक्टिशनर्स जो है वो एक से ज़्यादा भी इंटरवेंशन लगा सकता है डिपेंडिंग अपॉन प्रॉब्लम क्या है। जैसे डायग्नोस्टिक इंटरवेंशन है, टीम बिल्डिंग ये एक और इंटरवेंशन है, इंटर ग्रुप एक्टिविटीज, सर्वे फीडबैक मेथड, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, टेक्नो स्ट्रक्चरल एक्टिविटीज, प्रोसेस कंसल्टेशन, मैनेजमेंट ग्रिड, मीडिएशन एंड निगोसिएशन एक्टिविटीज, कोचिंग एंड काउंसलिंग, करियर प्लानिंग, गोल सेटिंग एक्टिविटीज, ये सारे इंटरवेंशंस है। सो वो डिपेंड करेगा कि प्रॉब्लम क्या है उसके बेसिस पे। नाउ फैक्टर्स ऑफ ओडी इंटरवेंशंस, 3 मेजर क्राइटेरिया बताया है जिसके बेसिस में इफेक्टिव इंटरवेंशन किया जा सकता है। नंबर 1 जिसके बेसिस पे हम इंटरवेंशन कर सकते हैं वो है एक्सटेंट टू विच इट फिट्स द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब हम इंटरवेंशन करते हैं उस पर हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि किस एक्सटेंट तक हमारा इंटरवेंशन फिट होता है ऑर्गेनाइजेशन की नीड पर, ऑर्गेनाइजेशन की जो ज़रूरत है उसमें हमारा इंटरवेंशन फिट हो रहा है और किस लेवल तक फिट हो रहा है। पहला फैक्टर हम इस पे ये हमें हेल्प करेगा कि हमें इंटरवेंशन ये वाला करना है कि नहीं। दूसरा, डिग्री टू विच इट इज़ बेस्ड ऑन कॉजल नॉलेज ऑफ द इंटेंडेड आउटकम। हमारे पास जो हमें आउटकम चाहिए है उसकी हमारे पास प्रॉपर नॉलेज है, और उसके बेसिस पे हमें पता चलेगा कि हमारा इंटरवेंशन कितने डिग्री तक उसके लिए वर्क करेगा। थर्ड, एक्सटेंट टू विच इट ट्रांसफर्स चेंज मैनेजमेंट कंपिटेंस टू ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स। ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स है यानी एम्प्लॉयज़ है उनमें कितना
चेंज ट्रांसफ़र कर पाएगा ये इंटरवेंशन, उस पर भी डिपेंड करेगा। सो ये 3 मेजर क्राइटेरिया बताया इफेक्टिव इंटरवेंशन के। हमें 3 चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा कि कितना उसकी नीड को कितना पूरा कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन की, दूसरा जो हमें आउटकम चाहिए उसको वो फुलफिल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तीसरा क्या वो चेंज ट्रांसफ़र कर पाएगा यानी एम्प्लॉयज़ कैपेबल बन पाएंगे। सो इनका सब 1 बाय 1 इन्होंने हर एक क्राइटेरिया के बारे में बात की है। पहला जो क्राइटेरिया है उसके बारे में इन्होंने बताया कि जो इफेक्टिव इंटरवेंशन होता है वो बेस्ड होता है कि हमारे पास वैलिड इन्फॉर्मेशन आई है कि नहीं आई है। अगर हमारे पास वैलिड इन्फॉर्मेशन नहीं आई है ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग के बारे में तो हम इफेक्टिव इंटरवेंशन प्लान ही नहीं कर सकते। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं उनको ये हक देना पड़ेगा कि वो फ्रीली आके बता सके, कि इन्फॉर्म कर सके कि भैया ये प्रॉब्लम है और हमारे हिसाब से ये वाली चीज़ सही है। सो जब मेंबर्स का इंटरनल कमिटमेंट हो जाता है कि उनकी चॉइसेस को सुना जा रहा है, उनकी बात मानी जा रही है, तो वो चेंज को एक्सेप्ट करते हैं और इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो जब वैलिड इन्फॉर्मेशन आएगी तो एक्यूरेट डायग्नोसिस होगा, और एक्यूरेट डायग्नोसिस होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स क्या चाहते हैं, किस तरह से प्रॉब्लम को देखते हैं, वो हम पता लगा पाएंगे, और वो क्या उनका कंसर्न क्या है, क्या इश्यूज है, उनको हम सुनेंगे। और जब फ्री और इनफॉर्मल चॉइस मेंबर्स को दी जाती है तो वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं और हमें हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए। सेकंड उन्होंने बोला है कि अगर अब ये भी बात है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है जब भी हम इंटरवेंशन लगाते हैं ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के लिए तो ये एम्प्लॉयज़ की चॉइस होती है वेदर दे वांट टू पार्टिसिपेट और नॉट। तो इंटरवेंशंस उनको ज़बरदस्ती पीछे नहीं पड़ेगा एम्प्लॉयज़ के कि भाई तुम्हें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इंटरनल कमिटमेंट जो एम्प्लॉयज़ की है वो तभी आती है जब वो ओनरशिप लेते हैं इंटरवेंशन की, मतलब वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इंटरवेंशन में और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेंगे कि इंटरवेंशन को कैसे हम इम्प्लीमेंट करें। सो इंटरवेंशंस जो है उनका मीनिंगफुल चेंजेस वो तभी ला सकते हैं मैनेजमेंट में, स्टाफ में और बाकी मेंबर्स में जब कमिटमेंट दिखाई दे एम्प्लॉयज़ के बीच में कि वो करना चाहते हैं ये काम। सेकेंड क्राइटेरिया जो है वो नॉलेज ऑफ आउटकम है, यानी कि जब तक हमें ये ना पता चले कि इस इंटरवेंशन से हमें आउटकम क्या मिलेगा और किस तरह से हमें रिजल्ट मिलने वाला है, तब तक हमारे एम्प्लॉयज़ इंटरेस्ट नहीं लेंगे या चेंज लाने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। सो इंटरवेंशंस क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं, उनसे क्या रिजल्ट मिलने वाला है, वो इस इंटेंशन से ही लगाए जाते हैं और वैलिड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए कि क्या आउटकम आने वाला है। हाउएवर इसमें ज़्यादा काम नहीं हुआ है तो इसीलिए हमें गारंटीज कुछ भी नहीं होती है कि किस इंटरवेंशन से क्या मिलेगा, हम जस्ट अंदाजे से ही काम करते हैं अभी तक फ़िलहाल। थर्ड क्राइटेरिया होता है एक्सटेंट टू विच इट एनहांसेस द ऑर्गेनाइजेशंस कैपेसिटी टू मैनेज चेंज। किस एक्सटेंट तक ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी एनहांस हो जाएगी, हम इसके ऊपर भी वर्क करते हैं। इंटरवेंशंस इस इंटेंशन से भी लगाया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी बढ़ने वाली है। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं यानी कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो उन्हें ये जो भी हमने एक्टिविटी प्लान की है इंटरवेंशन में उसको प्लान्ड वे में अगर वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। उनको नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए कि वो कैसे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें इंटरवेंशन की पूरी डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन में। तो जब उन्हें पूरी नॉलेज होगी और स्किल्स उनमें आ जाएंगे कि कैसे मैनेज करना है चेंज को, और ये कैसे आएंगे जब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे इंटरवेंशन में, डिज़ाइनिंग में भी और इम्प्लीमेंटेशन में भी, तो उनको ऑटोमेटिकली वो चेंज को मैनेज कर पाएंगे आगे जाके, उनमें स्किल डेवलप होगी। सो जैसे कि बहुत सारी सिचुएशनल फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा कॉम्पिटेंस बढ़ाने की होड़ लगी हुई होती है। टेक्नोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल चेंजेस तो आ ही रहे हैं, साथ में ऑर्गेनाइजेशन में कितनी रेडीनेस है चेंज को लेकर, ये भी फैक्टर मैटर करता है। फिर चेंज कैपेबिलिटी उसकी खुद की कितनी है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में भी हमें देखना पड़ेगा। फिर चेंज एजेंट की स्किल्स और एबिलिटीज़ कितनी है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो इंटरवेंशंस को सही से करने में पार्टिसिपेट करते हैं। नाउ द सिचुएशनल चेंजेस जो हमने यहाँ पे पढ़े हैं उसी को हम डिटेल में समझने वाले हैं। फर्स्ट है रेडीनेस फॉर चेंज। जब भी इंटरवेंशन हम लगाते हैं तो उसकी सक्सेस डिपेंड करती है कि ऑर्गेनाइजेशन कितना रेडी है उन प्लान्ड चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसके इंडिकेटर क्या होते हैं कि
जो चेंज हो रहा है उसके लिए कितना सेंसिटिविटी है, जो चेंज की वजह से प्रेशर आएगा, देन क्या डिससेटिस्फैक्शन दिख रहा है मेंबर्स के बीच में, देन रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं है उस चेंज को सपोर्ट करने के लिए, फिर कमिटमेंट कितना है मैनेजमेंट की साइड से, मैनेजमेंट कितना टाइम दे रही है उस इंटरवेंशन को लगाने के लिए। सो जब ये चीज़ें प्रेजेंट होती है, ये सारे जो फैक्टर्स मैंने बताए अगर ये प्रेजेंट होती हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के इश्यूज को एड्रेस किया जा सकता है। और अगर ये रेडीनेस नहीं है तो फिर हमें उनमें विलिंगनेस पहले डेवलप करनी पड़ेगी, तब जाके हम ये इंटरवेंशन अप्लाई करेंगे। सेकंड जो सिचुएशनल चेंज है वो है कैपेबिलिटी टू चेंज, कितनी स्किल्स और नॉलेज है एम्प्लॉयज़ के बीच में, फिर क्या एबिलिटी अगर नहीं है वो उसमें चेंज कैसे लाया जा सकता है, उन्हें कैसे मोटिवेट किया जा सकता है कि वो अपने अंदर एबिलिटीज बढ़ाएं या इतने एबल बन जाए कि वो चेंज को में अडेप्ट कर सके। और जो ये पूरा प्लानिंग करनी पड़ेगी कि किस तरह से चेंज लाया जाएगा, पॉलिटिकल सपोर्ट डेवलप करना पड़ेगा, ट्रांजिशन को मैनेज करना पड़ेगा, देन मोमेंटम लाना पड़ेगा। ये वाली चीज़ें अगर नहीं है तो फिर हमें प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग इंटरवेंशंस लगाने पड़ेंगे, यानी पहले ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसके बाद फिर हमें इतनी कैपेबिलिटी डेवलप हो पाएगी कि वो चेंज के लिए कैपेबल है। देन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, कंट्री टू कंट्री कल्चर अलग अलग होता है, उस कल्चर के हिसाब से अगर इंटरवेंशन तैयार नहीं किया गया तो उनके रिएक्शंस भी देखने के लिए मिलेंगे चेंज को लेकर। सो इसीलिए कल्चरल वैल्यूज एंड बाकी एजम्पशंस को भी कंसीडर करना पड़ता है जब हम इंटरवेंशन अप्लाई करते हैं, और इंटरवेंशन कभी कभी मॉडिफाई भी करने पड़ते हैं कल्चर को देखते हुए। नेक्स्ट जो है वो है कैपेबिलिटीज ऑफ द चेंज एजेंट। अगर चेंज एजेंट जो है, जो ओडी प्रैक्टिशनर है, वो उतना कैपेबल नहीं है जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन में जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको, उसमें जो इंटरवेंशन लगेगा उसको इफेक्टिवली अगर प्रैक्टिशनर नहीं अप्लाई कर पा रहा है तो कोई अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगी वो इंटरवेंशंस। सो इसीलिए कभी भी प्रैक्टिशनर जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि वो अपना एक्सपर्टीज को डिस्क्लोज करे, बताए कि भाई उसमें ये कैपेबिलिटीज है और वो ये इंटरवेंशंस अच्छे से लगा सकता है। और अगर वो नहीं लगा पा रहा है तो उसको फिर ऐसे एक्सपर्ट के बारे में बताना पड़ेगा जो इस पे काम कर सकता है। और अगर उससे नहीं बन रहा या उसको जो इंटरवेंशन आता है उसको वही इंटरवेंशन लगाना पड़ेगा, या अगर वो दूसरे इंटरवेंशन लगा रहा है जो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में सूट कर रही है और उसके बस की नहीं है तो फिर वो दूसरे एजेंट को सजेस्ट करेगा, उससे कंसल्टेशन ले। सो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एंड देन कंटिजेंसी रिलेटेड टू द टारगेट ऑफ चेंज। कौन कौन सी कंटिजेंसी है, मतलब कि जो इंटरवेंशन है, ओडी इंटरवेंशन है, वो स्पेसिफिक फीचर जो ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्ट है जिसमें चेंज की ज़रूरत है उसके बारे में पता लगाना पड़ेगा। मेन फोकस इंटरवेंशन का यही होना चाहिए कि क्या चीज़ पे ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क करना है। तो दो की कंटिजेंसीज के बारे में बात की जा रही है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज दैट द इंटरवेंशन इज इंटेंडेड टू सॉल्व। पहला तो यही कंटिजेंसी है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का इशू है जिसको वो इंटरवेंशन रिजॉल्व करना चाहता है, कि जिसके लिए बनाया गया है वो इंटरवेंशन, तैयार किया गया है। दूसरा, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम एट विच द इंटरवेंशन इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ प्राइमरी इम्पैक्ट। ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं, मैनेजमेंट लेवल है, फिर उसका दूसरे सब मैनेजर्स है, फिर और सुपरवाइजर है, फिर सबऑर्डिनेट्स है। सो किस लेवल पे आप ये इंटरवेंशन लगाना चाह रहे हो और उस पर क्या प्राइमरी इम्पैक्ट, कौन से लेवल पे प्राइमरी इम्पैक्ट होगा इंटरवेंशन के बाद। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 1 ऑफ यूनिट 1 ऑफ ब्लॉक 4 MPCE 033। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा इंफॉर्मेशनल लगेगा, और सेल्फ स्टडी इज मस्ट, तो सेल्फ स्टडी ज़रूर करें। And please do subscribe to my channel, like this video, comment below the video, and do not forget to press the notification bell. Thanks for watching. Take care of yourself. Bye bye.